हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड का लेक्चर नंबर 3। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने जो एग्जांपल लिया था उससे इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करना और ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हमने सीख लिया था। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। आपके प्रैक्टिस मैनुअल का पेज नंबर है 11.6 और ये जनवरी 2017 एडिशन है। प्रॉब्लम नंबर 1 में लिखा हुआ है अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय 4 फैक्ट्रीज ABCD। 4 फैक्ट्रीज हैं जो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं। द यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट और ₹2, ₹3, ₹1, ₹5 रेस्पेक्टिवली। और एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो दिया हुआ है 2, 3, 1 और 5 रुपीज रिस्पेक्टिवली। देयर डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी आर 50, 70, 30 and 50 units respectively. These factories supply the product to 4 stores PQRS. The demand made by these stores are 25 unit, 35 unit, 105 unit and 20 units. Transportation cost in rupees from each factory to each store is given in following table. टेबल दिया हुआ है, डिटरमाइन करना है आपको। डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिलीवरीज फ्रॉम ईच ऑफ द फैक्ट्री टू ईच ऑफ द स्टोर सो दैट टोटल कॉस्ट यहाँ लिखा हुआ है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या यहाँ पे है, दो चीजें हमें कॉस्ट में गिवन है। पहला प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ का रहा है सो दैट टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, यानी कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है तो इसमें टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और वो टोटल कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट। और देखिएगा ये टेबल हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे स्टोर्स कौन कौन से हैं, P, Q, R और S। ये 4 स्टोर्स हैं A, B, C और D। ये 4 फैक्ट्रीज हैं, इनसे प्रोडक्शन किया जाता है। चलिए, यहां की कॉस्ट दी गई है 2। ये ₹2 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है प्लस फैक्ट्री ए का जो 4 फैक्ट्रीज हैं और चारों फैक्ट्री ए का ₹2 प्रोडक्शन कॉस्ट है। टोटल कितना हो गया यहां की कॉस्ट, ये हो जाएगी ₹4। यहां जो कॉस्ट दिया हुआ है कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 4, ये है 4, ये है 6, यहाँ दिया हुआ है 11 और सब में आपने 2 ऐड कर दिया। 2 ऐड जानते हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात करता है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है यहाँ हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करें जिससे जो कॉस्ट आए उस पूरे प्रोसीजर का, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या ट्रांसपोर्टेशन प्लस प्रोडक्शन हो, सबकी कॉस्ट मिनिमम लाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ टोटल कॉस्ट अगर हमें दिया हुआ है तो टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना, ये हमारी ऑब्जेक्टिव होगी। 4 + 2 यहाँ पे 6, 6 + 2 यहाँ पे आएगा 8, 11 + 2 यहाँ पे आ गया 13।
सेकेंड रो में देखिएगा क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10875 और यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बी के लिए दिया हुआ है ₹3 पर यूनिट, ₹3 पर यूनिट। यहाँ से आपने ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 13, यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8। फोर्थ रो में 13 दिया हुआ है, 3, 9 और 12 और यहाँ का यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट दिया हुआ है ₹1 प्लस 1, हर जगह है ये, 14, 4, 10, 13, लास्ट में 4, 6, 8, 3 और यहाँ की प्रोडक्शन कॉस्ट है +5 और +5, ये आ गया 9, 11, 13, 8। फिर दिया हुआ है इसमें देखिएगा जो डिमांड है, डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी सप्लाई है 50-70, 30-50 यूनिट सप्लाई हो गई। द फैक्ट्री सप्लाई फॉर प्रोडक्ट, द डिमांड मेड बाय दीज स्टोर्स, डिमांड है 105, 35, 25 और 20। तो डिमांड दिया हुआ है यहाँ का, ध्यान से क्वेश्चन में देखिएगा, डिमांड 25 प्लस 35 60 प्लस 20 80 185 ये डिमांड है, यानी कि ये जो फिगर है और यहाँ सप्लाई 200 के बराबर है, 50 70 30 50। तो सप्लाई यहाँ पे एक डमी कॉलम हमें क्रिएट करना होगा। सप्लाई यहाँ पे लिखते हैं। अब डमी कॉलम क्या होता है अभी बताते हैं इसके बारे में। पहले तो ये देखिए सप्लाई दिया हुआ है, कह रहा है कि फैक्ट्री ए से कितने यूनिट मैक्सिमम हम सप्लाई कर सकते हैं, 50 यूनिट। डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 70, यहाँ दिया हुआ है 70 का, यहाँ दिया हुआ है 30 यूनिट और ये दिया हुआ है 50 यूनिट। यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो डिमांड है स्टोरेज की, PQ, द डिमांड मेड बाय दीज स्टोर्स, यहाँ का डिमांड लिखा हुआ है 25 35 105 एंड 20। इसको आप जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 185। इसको आपने 60 प्लस 20 80 प्लस 105 185 आया। ये फिगर यहाँ से यहाँ तक कितनी आई 185 और ये फिगर यहाँ से यहाँ तक आ गया 100 200। जिसको कहते हैं हम लोग अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जहां पे टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड मैच नहीं करते हैं, वहां पे हम कहते हैं ये प्रॉब्लम अनबैलेंस प्रॉब्लम है। यहां पे या तो एक अपने पास से डमी फैक्ट्री या डमी स्टोरेज क्रिएट करना होता है, क्योंकि प्रॉब्लम को हमें बैलेंस बनाना होता है, ताकि इनिशियल सॉल्यूशन में जो कंडीशन है कि इनिशियल सॉल्यूशन हम तभी मानेंगे जब ऑल डिमांड्स एंड सप्लाई आप सेटिस्फाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जब ये अनबैलेंस होगा तो हम ऑल डिमांड और सप्लाई को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट्री या एक्स्ट्रा स्टोरेज क्रिएट करना होता है, जो डमी रो या डमी कॉलम के फॉर्म में बनाया जाता है। ये 185 इधर 200 ये आ चुका है। अब ये बताइएगा क्या क्रिएट करना होगा। ऐसा ही कोई एक कॉलम अगर क्रिएट हो जाए यहाँ पे जिसमें ये 15 यूनिट्स आ जाएं, अब ये इधर से भी 200 इधर से भी 200, यानी कि यहाँ एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करने का मतलब एक डमी स्टोरेज क्या क्रिएट किया आपने। ये स्टोरेज था, ये भी स्टोर करने का, ये सब स्टोर थे, एक डमी स्टोर और आपने क्रिएट कर दिया और उस डमी स्टोर में 15 यूनिट रखा जाएगा। लेकिन सर ये तो है ही नहीं, तो इसकी कॉस्ट 0 मान लीजिए, ये कहीं नहीं जाएगा, फैक्ट्री में ही रहेगा। लेकिन हम मान लेते हैं डमी स्टोर में चला गया, यानी भेजने की कॉस्ट क्या होगी 0। तो यहाँ पे ये 0 0 0। अगर क्वेश्चन स्पेशली बोलता कि फैक्ट्री में रखने का जो खर्च है इसका
उसकी पेनल्टी जो है 1 रुपीज 2 रुपीज 3 रुपीज ये कॉस्ट इनकर ही होगी एज अ पेनल्टी, क्योंकि आपने स्टोरेज की व्यवस्था नहीं की थी, वो अरेंजमेंट नहीं किया था। तो उस केस में इसकी कॉस्ट क्वेश्चन जितना बोलेगा आप उतना रख लीजिएगा। वो कहेगा 111 रुपीज है तो 111 रख देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला मतलब इसके स्टोरेज की कॉस्ट 0 है। प्रॉब्लम को आपने अनबैलेंस से बैलेंस की तरफ ले गए आप, और ये अब एक बैलेंस प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने का आपका तरीका वही होगा जो पहले था। चलिए आगे कुछ नहीं क्वेश्चन में बोला हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बस इसको मिनिमाइज करके बताइए कहां पे कितना एलोकेशन होगा। तो आपको मैंने कहा था कि सबसे अच्छा तरीका है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, डिफरेंस। यहां भी आप निकालेंगे डिफरेंस। आइए यहां पे डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाएगा, 0 13 8 6 4। इसमें सब मिनिमम कॉस्ट कहां पे है सर, मिनिमम 0 है। उसके बाद नेक्स्ट हायर कॉस्ट कौन सी है, 0 से बड़ी आपको ये देखिए 4, तो 0 और 4 का डिफरेंस आ गया 4। यहाँ पे आपने लिख लिया 0 8 10 11 13, 0 और 0 के बाद आपको नेक्स्ट हायर इंटीजर मिला 8, तो आपने यहाँ पे 8 लिख दिया। 0 के बाद नेक्स्ट हायर इंटीजर यहाँ पे है 4, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4, और 0 के बाद नेक्स्ट हायर इंटीजर यहाँ पे भी है 8, तो यहाँ पे लिख दिया अपने डिफरेंस में 8। यहाँ डिफरेंस लिखिए, लिस्ट कॉस्ट 4 है और उससे ऊपर 9 है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 5। यहाँ पे लिस्ट है 4 और उससे ऊपर 6, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 2। यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट कौन सी है, सबसे कम कॉस्ट है 8, उससे ज़्यादा 10, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 8, उससे ज़्यादा मिनिमम कॉस्ट भी 8। यदि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में एक बात आपको बता देते हैं कि अगर आपको एलोकेशन करना है और एक ही कॉलम या रो में मिनिमम कॉस्ट 2 हो, जैसे 8 और 8, ये दो 8 8 हैं, तो 8 और 8 यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना लिया जाएगा 0। आप अगर 8 और उसके ऊपर 13 है तो 8 और 13 लेके लिख सकते हैं 5। इससे एलोकेशन में थोड़ा डिफरेंस आएगा जो ऑप्टिमल सिचुएशन में जाके ठीक होगा। ठीक होने के लिए तो बाद में ठीक हो ही जाएगा वो, लेकिन यहां से जल्दी ठीक होगा। तो आप जब भी ध्यान देने वाली बात, जब भी किसी एक सिंगल रो या कॉलम में जो मिनिमम कॉस्ट है वो 8 आती है, 8 मतलब इस तरह से 8 आ गई, यहां पे एग्जांपल लिया मैंने, और उसका नेक्स्ट हायर ढूंढने गए तो फिर 8 मिल गया हमें, तो हम कहेंगे इसका डिफरेंस कितना लेंगे हम 0। आप सोच रहे होंगे सर यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, क्यों नहीं 0 ले लिए? नहीं, मिनिमम 8 है, उससे ऊपर 10 है, इसलिए यहां पे 2 लिया हमने डिफरेंस। अब जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है आप एलोकेशन वहां करेंगे। डिफरेंस यहां भी 8 है, डिफरेंस यहां भी 8 है, एलोकेशन कहां हो तो जहां मिनिमम कॉस्ट होगी। अगर इस लाइन में कॉस्ट मिनिमम है या इस लाइन, दोनों लाइन में चेक करेंगे, जहां जो मिनिमम कॉस्ट है वो लिस्ट मिलेगी हमें, हम वहीं पे एलोकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे छोटी कॉस्ट जो है वो 0 और यहाँ पे सबसे छोटी कॉस्ट वो भी 0। अब ये बताइए एलोकेशन कहाँ किया जाए? सर अब अपने मन से आप कहीं कर दीजिए जहां एलोकेशन ज्यादा हो। थर्ड रूल मैंने क्या बताया था, पहले आप देखेंगे लिस्ट कॉस्ट, लिस्ट कॉस्ट के बाद क्या देखेंगे आप, दोनों टाई कर गए। पहले तो पेनल्टी टाई की, तो आप देख रहे हैं कि लिस्ट कॉस्ट कहाँ है, यहां देखें तो दोनों में 0 0 है, ये भी टाई कर गया। अब क्या करेंगे आप, अब आप देखेंगे मैक्सिमम एलोकेशन कहां हो सकता है। तो देखिए ना, इसमें मैक्सिमम एलोकेशन कहां होगा, यहां भी एलोकेट करेंगे तो 15 यूनिट होगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 15 है, यहां भी एलोकेट करेंगे तो 15 यूनिट होगा। यानी अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ टाई कर चुका है, दोनों में से कहीं एलोकेट करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां मैंने एलोकेट कर दिया 15 यूनिट। जैसे यहां 15 यूनिट आपने एलोकेट किया, ये कैंसिल होके हो जाएगा 35, ये हो गया 0, और ये जो डमी कॉलम था ये कैंसिल होके हो गया खत्म।
और जैसे ये रो खत्म, यहाँ आपने दोनों को सेट कर लिया, वापस से डिफरेंस निकालेंगे। फिर से आप लिखेंगे डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस 5, यहाँ का डिफरेंस 2, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ का भी 2, यहाँ का 0, और यहाँ का डिफरेंस आएगा सबसे कम जो है वो है 9, 11, 13, 8 और 9 का डिफरेंस 1 होता है। यहाँ पे 14, 4, 10, 13, सबसे छोटा 4 और 4 से ऊपर जो है 10, यहाँ आ गया ये 6। यहाँ आ जाइए, सबसे छोटी कॉस्ट हमें दिखी 8 और उससे ऊपर 10 है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 2। उससे यहाँ पे आ जाइए, सबसे छोटी कॉस्ट 4, 6, यहाँ का डिफरेंस आ गया 2। मैक्सिमम डिफरेंस आपको ये 5 है, ये 6 है, ये मैक्सिमम डिफरेंस है। एलोकेशन इस रो में होगा। देखिएगा मिनिमम कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट यहाँ 4 है, तो एलोकेशन हम लोग यहीं करेंगे। और यहाँ पे कितने यूनिट का एलोकेशन हो सकता है, 30 यूनिट का एलोकेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 30 यूनिट सप्लाई हो सकता है और कैपेसिटी 35 है। अभी भी कैपेसिटी 5 यूनिट बची हुई है 30 यूनिट के एलोकेशन से, ये 0 हो गया, यानी ये रो आपका क्या हो चुका है, ये रो कैंसिल हो चुका है। अब इस रो में कोई एलोकेशन नहीं होगा। और जैसे ये रो कैंसिल हुआ, आप फिर से डिफरेंस निकालेंगे और ये डिफरेंस आएगा, यहाँ पे लिस्ट वैल्यू 4 है और उससे ऊपर 9 है, ये 5 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाइए, लिस्ट है सबसे छोटी वैल्यू 6 और उसके बाद 11, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। यहाँ सबसे कम वैल्यू है 8, 10, यहाँ पे 2 रहेगा। यहाँ पे 8 और 8 ही है, तो ये 0 ही रहेगा। सबसे मिनिमम कॉस्ट 8, उससे हायर जाएंगे तब भी 8, दो कॉस्ट ये कैंसिल होने के बाद अभी भी 8 है, तो यहाँ पे 0 डिफरेंस आ गया। इनका डिफरेंस 1 ही रहेगा, इनका डिफरेंस 2 ही रहेगा और इनका भी डिफरेंस 2 ही रहेगा। 6, 4 और 6, ये देखिए 5, 5, 2, 0, 1, 2, 2, यानी सबसे बड़ी डिफरेंस ये दो मिली आपको। 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। इसमें देखेंगे तो मिनिमम कॉस्ट आपको 4 मिलेगी, यहाँ मिनिमम कॉस्ट 6 मिलेगी, तो यहाँ पे एलोकेशन होगा। देखिए पेनल्टी टाई कर गई, तो पेनल्टी टाई कर गई तो देखेंगे इस कॉलम में या इस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट किस में है, तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ है, 4 मिल रही है। यहाँ एलोकेशन होगा, कितने यूनिट का एलोकेशन हो सकता है, यहाँ पे 25 यूनिट का एलोकेशन हो सकता है। मैक्सिमम इसका स्टोरेज कैपेसिटी 25 यूनिट था, ये 0 हो गया, ये कैपेसिटी स्टोर हो गई है यहाँ पे। यहाँ से सप्लाई हो चुका है 25, बचा कितना 25, ये कॉलम भी हमारा क्या हो चुका है, कैंसिल। अब ये कॉलम कैंसिल होने के बाद ये कॉलम बचा 6, 11, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा 5, यहाँ पे डिफरेंस 8, 10, यहाँ पे 2 ही रहेगा और यहाँ का डिफरेंस अभी भी 0 ही है। आइए यहाँ पे डिफरेंस बताइए आप, 11, 13, 8 और ये 11, ये डिफरेंस आ जाएगा 3। यहाँ पे इन तीनों में बताइएगा 8 के बाद 10 है, यहाँ पे 2 ही रहेगा और यहाँ पे 6 और 8, यहाँ पे 2, 2, 3, 5, 2, 0। मैक्सिमम पेनल्टी आई है 5, यानी इस यहाँ पे एलोकेशन होगा और यहाँ पे जो एलोकेशन होगा मिनिमम कॉस्ट इसमें और इसमें देखेंगे तो 6, यहाँ पे कितने यूनिट का मैक्सिमम एलोकेशन हो सकता है, 5 यूनिट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कितनी कैपेसिटी बची हुई है 5, ये कैंसिल होके 0 हो गया और यहाँ से 5 माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 20 और ये कॉलम भी आपका क्या हो चुका है, कैंसिल, क्योंकि यहाँ जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो फुल हो चुकी है। ये कॉलम कैंसिल हो गया। अब आइए 8 और 13, अब डिफरेंस निकालेंगे। 8 और 13 5, 8 और 10 2, 8 और 13 5, ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे 8 और 10 2, ये कैंसिल हो चुका है, 2, 2, 5, 5, ये भी 5 है और ये भी 5 है। इस रो में देखिएगा मिनिमम कॉस्ट मिली 8 और यहाँ भी मिनिमम कॉस्ट मिल रही है 8, देख रहे हैं आप। ये दो कॉलम यहाँ, तो इन दोनों में हमको एलोकेशन करना है या ये दोनों, यही बचे हुए हैं।
तो इसमें अगर एलोकेशन होगा तो ये देखिएगा 105 20 यूनिट का एलोकेशन हो सकता है, और ये दोनों लिस्ट कॉस्ट भी टाई कर गए, पेनल्टी टाई कर गई, इस रो में भी कॉस्ट 8 और यहाँ भी मिनिमम कॉस्ट 8, ये टाई कर गए। तो अब यहाँ एलोकेशन हो या यहाँ एलोकेशन हो, यहाँ अगर एलोकेट करेंगे तो देखिएगा 20 यूनिट हो सकता है, 105 इसकी कैपेसिटी है लेकिन 20 अवेलेबल है। यहाँ अगर स्टोरेज होगा तो इसकी कैपेसिटी है कितनी, 35 20, तो यहाँ से भी 20 यहाँ से भी 20 यूनिट का एलोकेशन हो सकता है। तो हम लोग यहीं पे एलोकेट कर दें अगर 20 यूनिट को, तो यहाँ पे 20 यूनिट को आप अगर एलोकेट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी करते हैं हम तो 20 यूनिट ही होगा, तो यहीं पे करिए, इसको कैंसिल करके ये रो जो हो जाएगा 0, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये 20 कैंसिल। अब देखिएगा ये 0 हो चुका है 20 से, और यहाँ से 20 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 85 20, ये दोनों बचे हुए हैं, ये दोनों यही एलोकेशन करना है। तो यहाँ का डिफरेंस फिर से निकाला आपने 2, और यहाँ का डिफरेंस 5, यहाँ का डिफरेंस 0 और यहाँ का डिफरेंस 3, यानी 2503 यही बचे हुए हैं। तो 5 ये मैक्सिमम है। अब यहाँ पे एलोकेशन कर दीजिए 8 पे, यहाँ 20 यूनिट का एलोकेशन हो जाएगा, 35 है, 20 अधिक से अधिक हो सकता है, तो 20 का जैसे ही एलोकेशन किया आपने ये 0 हो जाएगा, और ये 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 15 यूनिट बचा, ये कॉलम हो गया कैंसिल। जैसे ये कैंसिल हुआ, अब बचा क्या है, ये 2 सेल बचे हुए हैं जो एलोकेट नहीं हुए हैं, इतने यहाँ पे 70 मैक्सिमम हो सकता है तो हमने 70 कर दिया, यहाँ ये भी 0, अब कहीं और कर ही नहीं सकते, और यहाँ ये 15 को काट के 0 किए और यहाँ पे 15 को एलोकेट किए, पूरा एलोकेशन हो गया, ये भी 0 ये भी 0, 17 15, और ये हो जाएगा 85, ये भी 0, यानी पूरी डिमांड और सप्लाई 0 0 हो चुकी है, और ये हो गया आपका एलोकेशन। तो ये एलोकेशन करने के बाद अब हमें टेस्ट करना होगा क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये अब टेस्ट करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, फॉर ऑप्टिमलिटी पहला आप करेंगे नंबर ऑफ एलोकेशंस हमने फाइंड किया, नंबर ऑफ एलोकेशंस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ एलोकेशंस 8, और m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 1 2 3 4, 4 प्लस 5 माइनस 1 ये भी आ गया 8, यानी कि अगर नंबर ऑफ एलोकेशन और m प्लस n माइनस 1 ये दोनों इक्वल होते हैं तो इस केस में ये डीजेनरेसी का सिचुएशन नहीं कहलाता है, और अगर ये डीजेनरेसी नहीं है तो हमें इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू एक ई होता है, उसे इसमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि आगे के क्वेश्चंस में आएंगे। तो वहाँ यहाँ पे डीजेनरेसी का सिचुएशन नहीं है, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्टिमलिटी का टेस्ट कर सकते हैं। डीजेनरेसी के केस में एक स्पेशल एलिमेंट इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि आप अगले क्लास में आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो अभी हम बस ये देखना है आपको कि नंबर ऑफ एलोकेशन और m प्लस n माइनस 1 इक्वल है या नहीं, इक्वल है, फर्दर प्रोसेस करिए। सेकेंड फेज होता है, इसके बाद से आप फाइंड करते हैं, फाइंड u and v from allocated cells using ui plus vj इक्वल टू cij। इसको यूज करते हुए हम लोग फाइंड करते हैं। आइए यहाँ पे हम ये फिगर बना देते हैं, 5 इसमें है ये। चलिए तो जल्दी से आप ये पेनल्टीज बना लीजिए, ये फिगर बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम इसको ये डिफरेंस सिर्फ माइनस करने वाले हैं, डिफरेंस हटाने वाले हैं, क्योंकि ये नया जो टेबल बनेगा इसी के नीचे बनाएंगे।
तो ये आप लिख लीजिए डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। सबसे पहले तो आप क्या बनाएंगे, एक ऐसा ही 4/5 का मैट्रिक्स बनाइए। यहाँ की कॉस्ट कितनी है 4, यहाँ की कॉस्ट 6, 8, 13, 6, 8, 13 और ये हो गया 0, ये हो जाएगा 13, 11, 10, 13, 11, 10, 8, 0, 8 और 0, 14, 4, 10, ये हो गया 14, 4, 10, 13 और 0, 9, 11, 13, 9, 11, 13, 8 और 0। एलोकेशंस कहाँ कहाँ पे हुए हैं ये देखिएगा। यहाँ पे एलोकेशन हुए हैं 25, 5, 25, यहाँ पे हुआ है 20 का, यहाँ पे हुआ है 70 का एलोकेशन और 30 का यहाँ पे हुआ है 15, 20, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलोकेशंस हो गए। यहाँ पे आप लिखते हैं U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, V4 और V5। ये देखिएगा यहाँ पे U1 की वैल्यू आप पहले क्या लेते हैं 0, U1 की वैल्यू लेते हैं आप 0 और आपको हमने ये कहा था कि ये फॉर्मूला यूज करना है UI, मतलब अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का ये U, VJ यानी फर्स्ट कॉलम का V, तो U की वैल्यू 0 प्लस V1 ये हमें फाइंड करना है, इक्वल टू CIJ मतलब इस सेल की कॉस्ट और इस सेल की कॉस्ट है 4। तो यहां से आप यहां वैल्यू लेते हैं, 0 को इधर ले जाके माइनस कर देते हैं तो V1 की वैल्यू आ जाती है 4 माइनस 0 और 4। या ऐसे ही अगर V1 निकालना हो तो इन दोनों को ऐड करने पे ध्यान से देखिएगा। अब बार बार हम UIJ ये फॉर्मूला बार बार लिखने वाले नहीं है। U1 और U2 का मतलब क्या होता है V1 V2 ये आप सीख चुके हैं कि UI ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और ये उस सेल की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पहला एलोकेटेड सेल है। इस एलोकेटेड सेल में U और V ये हैं, इन दोनों को ऐड करने पे किसके बराबर होना चाहिए, वो इस कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। तो ये बताइए कि 0 में यहाँ कितना ऐड किया जाए, यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐड की जाए कि ये दोनों ऐड करने पे 4 आ जाए, तो 4 हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये इसकी कॉस्ट देखेंगे तो यहाँ पे इसका रो है 0, V2 नहीं पता है तो यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि 0 और इसको ऐड करने पे ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू आ गई 6। यहाँ भी ये भी एलोकेटेड सेल है, एलोकेटेड सेल से ये सेकेंड स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। तो 0 और यहाँ क्या रखा जाए कि ऐड करने पे 0 को और इसको ऐड करने पे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए, तो 8 प्लस 0 8 आएगा। UI प्लस VJ और उसकी कॉस्ट के इक्वल हो जाना चाहिए। ये अनएलोकेटेड सेल छोड़ दीजिए, अनएलोकेटेड सेल छोड़ दीजिए, अनएलोकेटेड सेल छोड़ दीजिए, अनएलोकेटेड सेल छोड़ दीजिए, ये एलोकेटेड सेल है। यहाँ देखिएगा U2 की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो चीज है इन दोनों को ऐड करने पे, जहां मेरी उंगली है देखिएगा 8 और इसको ऐड करने पे 10 के इक्वल आना चाहिए। 8 और यहाँ की वैल्यू सर यहाँ 2 रख दीजिए ना, 8 और 10
ये 2 10 आ जाएगा, हो गया। अनएलोकेटेड सेल छोड़ दीजिए, अनएलोकेटेड सेल छोड़ दीजिए, ये भी अनएलोकेटेड छोड़ दीजिए, ये एलोकेटेड आ जाइए। इस एलोकेटेड सेल का बताइएगा, यहाँ रो U3 है, इसका कॉलम यहाँ V2 है, 6 और यहाँ की वैल्यू को ऐड करने पे 4 आना चाहिए। अब ये बताइए 6 में कौन सी चीज जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा? सर -2 रख दीजिए, -2 आ गया। U3 भी फाइंड हो गया। यहाँ अनएलोकेटेड सेल छोड़ दीजिए, ये अनएलोकेटेड, यहाँ पे आ जाइए एलोकेटेड सेल। यहाँ पे देखिएगा ये 8 है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 8 + 5 13 हो जाएगा क्या? बिल्कुल, यहाँ 5 रखेंगे, 5 + 8 13, ये भी हो गया। यहाँ की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये 5, यहाँ कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि इसको और इसको ऐड करने पे 8 आ जाएगा, इसकी कॉस्ट 3। यहां आ जाइए, यहां पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि 5 को और इसको ऐड करने पे 0 आ जाएगा, -5। तो u और v की वैल्यू फाइंड हो गई फर्स्ट सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप मैंने बताया था ऑप्टिमलिटी का, क्या फाइंड करना है थर्ड स्टेप में? फाइंड Pij, जो कि कैसे फाइंड करना है आपको? ui + vj - Cij, ये फ्रॉम अनएलोकेटेड सेल्स, से फाइंड करना है। और ये वैल्यू अगर निगेटिव या 0 आ जाती है, निगेटिव या, सुन रहे हैं आप मेरी बात, निगेटिव या 0 आ जाती है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कुछ लोग सॉल्व ऐसे करते हैं, कहते हैं हम ऐसे इसको लिखेंगे, Cij माइनस में था तो हम Cij प्लस कर देंगे और माइनस ui + vj। अगर ऐसे करते हैं आप तो ये कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब होगा जब सभी वैल्यू 0 या पॉजिटिव होगी। तो हम लोग अपना पुराना ही तरीका अपनाएंगे, निगेटिव लिखेंगे, क्योंकि सिंप्लेक्स में भी निगेटिव या 0 होता था तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते थे हम लोग। यहां भी वही चीज करेंगे कि ui + vj - Cij फ्रॉम अनएलोकेटेड सेल, ये कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पे वही चीज हम फाइंड करने जा रहे हैं। ये थर्ड स्टेप यहाँ पे पहला अनएलोकेटेड सेल बताइएगा कौन सा होगा? पहला अनएलोकेटेड सेल P1 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 1 4, P1 5, उसके बाद P2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, P2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फिफ्थ कॉलम। यहां आ जाइए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फिफ्थ कॉलम। फिर आ जाइए फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकेंड कॉलम। बस यहीं तक ये वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये सभी वैल्यू निगेटिव या 0 आते हैं तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, और नहीं तो फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाइए, फर्स्ट ये यहाँ का, यहाँ u कितना है 0 प्लस यहाँ का v कितना है 3, 0 + 3 माइनस कॉस्ट यहाँ की 13, ये हो गया -10। यहाँ के लिए आ जाइए 0 - 5 - 0 = -5। यहाँ के लिए आ जाइए सेकेंड रो में, यहाँ u की वैल्यू कितनी है, हम यही यूज कर रहे हैं, ui + vj - Cij। यहाँ u की वैल्यू कितनी है अनएलोकेटेड सेल पे 2 प्लस v की वैल्यू 4 माइनस 13 इक्वल टू -7। यहाँ पे आ जाइए 2 + 6 - 11 -3। यहाँ का 2 + 3 -8 -3। उसके बाद 2 + -2 - 5 -0, 2 - 5 जोड़ दिए और ये 0 -3
P25, P23, P2 ये एलोकेटेड सेल था, P21, P22, P24 है, ये है P24 और ये है P25। P24 हो गया ये, और 2, 3 और ये हो गया P25, ठीक है। ये मिटा दीजिए, ज़्यादा हो गया था। 3, 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में बताइएगा। यहाँ पे u की वैल्यू है -2 प्लस कॉलम है 4 -14, तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -12। यहाँ की वैल्यू बताइए 3, 3 की -2 प्लस 8 -10 -4 -2 प्लस 3 -13 -12, उसके बाद -2 -5 -0, ये हो जाएगा -7, और 4, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 4 -9 = 0, और ये वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 6 -11 = 0। ऑल वैल्यूज आर दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये चीज यहाँ पे लिख देते हैं। If all values of Pij is negative or 0, then it will be optimal solution. It will be optimal solution. ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। नोट करेंगे आप यहां तक, यही ये लोकेशन जो है यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। लेकिन मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी, कैसे लिखा जाता है, इसका स्टेटमेंट कैसे बनता है, ये चीजें जब आप लिख देंगे तो हम यही मिटा के उसको लिखेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, जो भी आपको इस व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है जल्दी से जल्दी आप नोट करने का प्रयास करेंगे। यहां पे आपको लिखना होगा फैक्ट्री, यहां पे लिखना होगा स्टोर, यहां पे यूनिट, यहां पे कॉस्ट और यहां पे अमाउंट। फैक्ट्री ए से देखिएगा, ए से कहां कहां गया है, ए से पी पे गया है, फिर फैक्ट्री ए से क्यू भी सप्लाई हुआ है, और फैक्ट्री ए से आर पे भी सप्लाई हुआ है। कितने यूनिट का, 25 यूनिट का, 5 यूनिट का और 20 यूनिट का। कॉस्ट पर यूनिट थी 4, 6 और 8, और ये अमाउंट हो गया 100, 30 और ये हो जाएगा 160। फिर देखिएगा बी से जो एलोकेशन हुआ है कितने यूनिट का, यहाँ एलोकेशन हुआ है आर को 70 यूनिट्स का, और इसकी कॉस्ट थी 10 पर यूनिट, ये हो जाएगा 700। बी से बाकी कहीं एलोकेशन नहीं हुआ है। फैक्ट्री सी से भेजा गया है सामान किस स्टोर को, क्यू स्टोर को। कितने यूनिट्स, 30 यूनिट्स। किस रेट से,
4 रुपीज़ के रेट से कितने रुपए हुए, 120 रुपए, खत्म। स्टोर डी से भेजिए, डी से किसको सप्लाई किया गया है, आर को, कितने यूनिट, 15 यूनिट, कितने के रेट से, 13 के रेट से। अमाउंट कितना हो गया, 195, इसमें आ जाइए। फिर डी से ही सप्लाई हुए हैं कितने, 20, किसको हुए हैं, एस को, कितने यूनिट, 20 यूनिट, किस रेट से, 8 के रेट से, कितना हो गया, 160। फिर डी से, फैक्ट्री डी से सप्लाई हुए हैं किसको, डमी, ये डमी मतलब वो वहीं रह गया, कहीं गया नहीं, वहीं रह गया, डमी बोलते हैं उसको, डमी स्टोरेज में चला गया। कितने यूनिट, 15 यूनिट, कॉस्ट कितनी, 0 रुपया, कितना, 0। टोटल अमाउंट बताइए कितना आ गया। यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट हमें मिल गई, मिनिमम कॉस्ट ऐड कर देंगे आप, 100 प्लस 30 प्लस 100 प्लस 30, 160, 700, 120, 195, 160, 1465 रुपीज़। ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन को लगाने के बाद सबसे पहले आप इनिशियल सॉल्यूशन, फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ऑप्टिमलिटी टेस्ट के बाद ये कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे आप, ये कॉस्ट स्टेटमेंट। और अब जाके ये हुआ आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ कंप्रेस्ड गैस नेचुरल गैस कंपनी हैज 3 प्लांट्स प्रोड्यूसिंग गैस एंड 4 आउटलेट्स। उसके 4 आउटलेट्स हैं और प्लांट्स जो हैं वो हैं 3। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गैस फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट्स टू आउटलेट्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ईच प्लांट एंड रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट आउटलेट्स इज शोन इन फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक्स टेबल। यानी कॉस्ट मैट्रिक्स टेबल बना के दे दिया है आपको। प्लांट दिया हुआ है, आउटलेट दिया हुआ है, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन यानी सप्लाई हो गया, रिक्वायरमेंट हो गई, कॉस्ट इन द मैट्रिक्स इज गिवन इन 1000 ऑफ रुपीज़। ये जो कॉस्ट है वो 4000, 6000, 8000 ऐसे दिया हुआ है। डिटरमाइन अ ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल सो दैट द कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। बस इसको कह रहा है कि मिनिमाइज करिए, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल बनाइए कि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के हम लोग क्या हैं, जानने वाले हैं और इसको हम लोग बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ए बी सी और डी ये 4 इस यहाँ आउटलेट्स हैं और जो प्लांट्स हैं एक्स वाई और जेड यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम, यहाँ टू कह दिया 4 6 8 6 8 6
और यहाँ है 3525, 3525, 396, 396 और 5, ये कॉस्ट दी गई है। बस यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया है, रिक्वायरमेंट या डिमांड दी गई है। यहाँ पे सप्लाई या कैपेसिटी लिख सकते हैं इसको आप। ये भी चीज़ें गिवन है 700, 400, 600, 700, 400, 600। रिक्वायरमेंट है 400 की, 450 की और 350 की, और यहाँ क्या है 500 की। टोटल दिया हुआ है 1700। यानी ये जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस प्रॉब्लम है। ऐड करके इधर से देखिए 1700, इन दोनों को ऐड करेंगे 4, 3, 7, 8, 12, 5, 17, 1700 दोनों साइड से आ रहा है। यानी क्वेश्चन में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डमी रो या डमी कॉलम, डमी फैक्ट्री या डमी स्टोरेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन को कह रहा है मिनिमम कॉस्ट के लिए जाइए, सॉल्व करिए, मिनिमम कॉस्ट बताइए। हमने तुरंत आपसे कहा कि जहाँ पे क्वेश्चन के लिए कोई स्पेशली मेथड नहीं लिखा हो इनिशियल सॉल्यूशन के लिए, वहाँ आप वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड पे जाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस तो आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है। यहाँ की मिनिमम कॉस्ट 3, यहाँ की उससे ऊपर मिनिमम कॉस्ट 3, डिफरेंस हो गया 0। मिनिमम कॉस्ट 3, नेक्स्ट हायर 4 नहीं 3 ही लेंगे। अगर किसी रो या कॉलम में 2 मिनिमम कॉस्ट हैं तो उसकी वैल्यू डिफरेंस क्या लिया जाता है 0। 5 और 6 1, यहाँ पे 2 और 6 4, यहाँ 5 5 6 0। इधर से आ जाइए 3 मिनिमम कॉस्ट है और उसके बाद से हो गया 5, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 और 3, सबसे कम कॉस्ट 2 है, उससे ऊपर 3 है। अब ये दो मैच कर रहे हैं तो इससे कोई मतलब हमें नहीं है, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट 2 है, दूसरा 2 नहीं है, तो उससे ऊपर वाला 3, तो ये आ गया 1। यहाँ पे सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है 4, उससे ऊपर 6, 2 आ गया डिफरेंस। यहाँ से आपने ये डिफरेंस निकालने के बाद 2 2 4, 4 है मैक्सिमम एलोकेशन, मिनिमम कॉस्ट 2 है। यहाँ पे होगा कितने यूनिट का हो सकता है 350 यूनिट का एलोकेशन हो गया। ये कैंसिल होके 400 कितना हो जाएगा 50 यूनिट बचा, और ये पूरा कैंसिल होके 0 हो गया। ये कॉलम क्या हो चुका है कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, फिर से डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ फिर से डिफरेंस आ जाएगा, मिनिमम कॉस्ट 0, सेकेंड मिनिमम कॉस्ट भी 3 है तो 0 आएगा, यहाँ 1 ही रहेगा। 5 और 6 ये कैंसिल हो चुका है, यहाँ का डिफरेंस बताएंगे आप 0। 5, 3 और 5 यहाँ पे अभी भी 2 ही रहेगा। यहाँ मिनिमम कॉस्ट देखिएगा 3 5 5 3 और 5 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 6 6 4 6 2। सेकेंड डिफरेंस जो निकाले आप, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 0 1 0। तो यहाँ पे ये तीनों टाई कर गए, 2 2 और 2 डिफरेंस टाई कर गए। और इस केस में अब आप देखेंगे कि तीनों रो में किसमें मिनिमम कॉस्ट है। आइए इसमें देखते हैं, तो इसमें कॉस्ट 4 मिल रही है, इसमें देख रहे हैं तो 3 मिल रही है, और इसमें देख रहे हैं तो 3 मिल रही है। तो ये तो छोड़ दिए हम कि यहाँ से कम यही दोनों हैं। अब डिसीजन लेना है इन दोनों में, यहाँ एलोकेशन किया जाए या ये यहाँ पे एलोकेशन किया जाए। यहाँ एलोकेशन करेंगे तो कितना हो सकता है, यहाँ भी यहाँ 50 यूनिट का हो सकता है, क्योंकि ये देखिए 50 यूनिट ही बचा हुआ है। यहाँ 50 यूनिट का हो सकता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी 400 की है, कर सकते हैं 50 यूनिट। यहाँ आप 400 यूनिट कर सकते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी है 600 यूनिट की और कैपेसिटी है 400। तो मैक्सिमम एलोकेशन अब जहां होगा वहीं आप एलोकेशन करिएगा। मैक्सिमम एलोकेशन यहां हो जाएगा 400 यूनिट्स का, ये 400 0 हो गया, ये 600 में से 400 एलोकेट हो गया, कितना बच गया 200। आप इसको क्या कर सकते हैं, ये कॉलम भी आपका कैंसिल हो चुका है। फिर से निकालेंगे डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस आएगा 1, ये कॉलम कैंसिल है, यहाँ का डिफरेंस आएगा 0, और यहाँ देख लीजिए ये कॉलम कैंसिल है 9 और 5, इसका डिफरेंस हो गया 4 5 और 5, ये दोनों बचे
इनका डिफरेंस हो गया 0, 6 और 6 इनका डिफरेंस 0, सबसे बड़ा डिफरेंस 104। एलोकेशन यही होगा। मिनिमम कॉस्ट है 5, एलोकेशन यहाँ पे होगा 9 और 5 में मिनिमम कॉस्ट है 5, यहाँ पे एलोकेशन होगा और कितने यूनिट का हो सकता है, 200 यूनिट का एलोकेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ 200 ही अवेलेबल है। ये कैंसिल होके 0 हो गया, ये 500 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा 300। और ये रो अब देखिएगा कंप्लीट, ये 0 हो चुका है तो इसको हमने कैंसिल किया। अब तुम चलो, अब कितने रो बचे मेरे पास, ये 2 रो बचे, 6 और 6 कॉस्ट हो गई 0, 5 और 5 ये भी हो गया 0, और 5 और 6 1, यहां से ये कैंसिल हो चुका है, 5 और 6 1, ये दोनों 1 है, इन दोनों में एलोकेशन करिए। यहां भी कितना है 5, यहां भी है 5 मिनिमम कॉस्ट। अब ये बताइए, ये दोनों टाई कर गए, इसके बाद आपने कहा कि यहाँ क्या देखते हैं, तो दोनों मिनिमम कॉस्ट भी टाई कर गए 5 और 5, तो एलोकेशन कहाँ पे होगा, एलोकेशन यहाँ पे अब देखेंगे मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ हो सकता है। यहाँ कितना एलोकेशन हो सकता है सर, 300 जगह है यहाँ पे और 50 अवेलेबिलिटी है, और यहाँ के लिए अवेलेबिलिटी है 50 और यहाँ पे 450 जगह है, तो यहाँ पे आप यहीं एलोकेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों जगह एलोकेशन कितना हो पा रहा है, यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, तो हम यहीं पे एलोकेशन करते हैं। ये 50 कर दिया हमने, ये कैंसिल होके कितना हो गया 0, और यहां से गया तो ये बचेगा 250, ये भी एलोकेशन कंप्लीट हुआ। अब बचा क्या, ये दोनों रो कैंसिल हो गए तो यही दोनों जगह बची, यहाँ पे 450 यूनिट का आप एलोकेशन कर सकते हैं, ये टोटल बचा हुआ था, और यहाँ पे 250 का एलोकेशन कर दीजिए, ये भी यहाँ पे आ गया 4700, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी कैंसिल होके 0 हो गया। यानी सभी डिमांड और सप्लाई सेटिस्फाइड हो गए हैं, पूरा का पूरा एलोकेशन हो चुका है। अब हम टेस्ट करेंगे इसको, क्या ये ऑप्टिमल है, यही कॉस्ट मिनिमम है या इससे और इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आइए, या इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन जो होता है, पहला कि आप क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलोकेशंस। नंबर ऑफ एलोकेशंस यहाँ पे आ गए हैं 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलोकेशन 6, और m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी, m कितना है 1 2 3, 3 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 6, दोनों इक्वल है नंबर ऑफ एलोकेशंस, नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। तो आप फर्दर प्रोसेस के लिए जाइए। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड u एंड v फ्रॉम एलोकेटेड सेल्स। क्या लिखेंगे, एलोकेटेड सेल्स यूजिंग ui प्लस vj इक्वल टू cij, मतलब u उस रो का u और उस कॉलम का v, इन दोनों को ऐड करने पे कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। और उसके लिए आपने क्या किया, सेकेंड वाले के लिए यहां तुरंत बनाएंगे 3/4 का मैट्रिक्स। थ्री बाई फोर का हमने मैट्रिक्स बना दिया। यहां एलोकेशन करिए 4 6 8 6 4 6 8 6 3 5 2 5 3 5 2 5 3 9 6 3 9 6 और ये हो गया 5। एलोकेशंस कितने कितने हुए हैं, यहाँ एलोकेशन हुआ है 450 का, यहाँ पे एलोकेशन हुआ है 250, फिर अगला एलोकेशन हुआ है यहाँ पे 350 का, और यहाँ एलोकेशन हुआ है 50 यूनिट्स का, यहाँ एलोकेशन हुआ है 400 यूनिट्स का, और यहाँ पे एलोकेशन हुआ है 200 यूनिट्स का। 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन हो गया। ये हो गया आपका U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4
और इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे। U1 की वैल्यू आपने लिया 0। आइए देखते हैं, पहला एलोकेटेड सेल हमें ये मिला, U की वैल्यू 0, V2 की वैल्यू कितनी है, कितना यहां रख दिया जाए V2 की वैल्यू कि इसको और इसको ऐड करने पे 6 हो जाए। सर 6 रख दीजिए ना, 0 + 6 6। एलोकेटेड सेल यहां पे है, 0 प्लस क्या कर दिया जाए कि 6 आ जाएगा, ये भी आप 6 ही रखेंगे, 0 + 6 6 आ जाएगा। फिर आइए यहाँ पे एलोकेटेड सेल, तो यहाँ ये भी वैल्यू आपको नहीं पता है, ये भी वैल्यू नहीं पता है, तो हम नहीं बता सकते। यहाँ आ जाइए, यहाँ से बता सकते हैं। यहाँ कितना रखा जाए, यहाँ पे देखिएगा 6 है, 6 प्लस कितना यहाँ रखें कि 5 आ जाएगा। 6 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा, बताइए, -1 + 6 5 आ जाएगा। U2 भी निकल गया है। U2 अगर निकल गया तो यहाँ से अब बताइए, अब इसको फाइंड किया जा सकता है। -1 में क्या जोड़ेंगे आप कि 2 आ जाएगा। सर -1 में 3 जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, तो V3 भी मिल गया 3। अब आ जाइए यहाँ पे, ये एलोकेटेड सेल है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, छोड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाइए, एलोकेटेड सेल, ये वैल्यू नहीं पता लेकिन इसका V पता है, तो ये पता हो सकता है। 6 में ऐसा क्या जोड़ेंगे आप कि 5 आ जाएगा, -1 ऐड करिए 5 आ जाएगा, तो -1 यहाँ से निकल गया। अब ये पता चल सकता है V1 और U3 में क्या ऐड किया जाए इन दोनों में कि 3 आ जाएगा, ये बताइए। एलोकेटेड सेल गई है तो -1 में क्या ऐड किया जाए कि 3 आ जाएगा, -1 में 4 ऐड कर दीजिए तो -1 + 4 3 आ जाएगा। ये U और V की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। थर्ड स्टेप जो होता है अपना, स्टेप 3 क्या होता है, फाइंड Pij = Ui + Vj - Cij using find this from unallocated cells। अनएलोकेटेड सेल से ये फाइंड किया जाएगा, और अनएलोकेटेड सेल से इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये पहला अनएलोकेटेड सेल है, P11, P12 एलोकेटेड है, P13, P14 एलोकेटेड है, P21, P22 अनएलोकेटेड, बाकी दोनों एलोकेटेड। फिर आ जाइए P32, P33, ये अनएलोकेटेड सेल हैं, इनको फाइंड करना है। इस सेल का बताएगा U कितना है 0, V कितना है, U + V कितना है 4 माइनस इसकी कॉस्ट हो गई 4, ये वैल्यू आ गई 0। P13 U हो गया उसका 0, V है उसका +3 -8, ये वैल्यू आ गई -5। P21 U की वैल्यू -1, V की वैल्यू +4 -3, तो ये हो गया 0। P22 -1 +6 -5 = 0। फिर P32 -1 +6 -9 -4, और P33 की वैल्यू हो जाएगी -1 और इसका V है 3 +3 माइनस उसकी कॉस्ट है 6, और 6 से और 7 -4, यानी यहां से ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव और 0, hence it will be ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इसी से जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम कॉस्ट होगी। ये चीज तो आपने फाइंड कर लिया। अब आइए कॉस्ट स्टेटमेंट बना देते हैं। अगर इसे आपने नोट कर लिया हो तो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया जाए।
कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो लिखते हैं यहाँ पे प्लांट, किस प्लांट से जाएगा। स्टोर्स लिखते हैं, आउटलेट, आउटलेट हो गया। और इसके बाद से आप लिखेंगे यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे कॉस्ट और यहाँ पे अमाउंट। प्लांट में लिखना है प्लांट एक्स से जो एलोकेशन हुए हैं किस आउटलेट को, बी को हुआ है, प्लांट एक्स से सी को भी हुआ है, नहीं डी को हुआ है। कितने यूनिट्स हुए हैं यहाँ पे 450 यूनिट्स, यहाँ पे 250 यूनिट्स। यहाँ की कॉस्ट थी 6, यहाँ की भी कॉस्ट है 6। और आइए वाई से एलोकेशन कर देते हैं, यहाँ पे हुआ है सी को 350 यूनिट्स, कॉस्ट है इसकी 2। और यहाँ हुआ है वाई से ही डी का एलोकेशन 50 यूनिट्स, कॉस्ट है 5। एलोकेशन हुआ है यहाँ से जेड से ए को 400 यूनिट, कॉस्ट है 3। और जेड से ही हुआ है एलोकेशन डी को 200 यूनिट और इसकी कॉस्ट है 5। और ये अमाउंट आ जाएगा 450 इंटू 6 2700 और ये आ जाएगा 1500 700 250 1200 1000 ऐड कर लेंगे हम लोग इसको 2700 प्लस 1500 700 250 1200 1000 7350। ये इन 1000 होगा क्योंकि ये सब 1000 में थे, तो यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं। ये जो कॉस्ट है इन 1000 है, 00 लिखा रुपीज़ इन 1000 ये लिख देंगे हम लोग। और यहाँ पे आ गया आपका मिनिमम कॉस्ट 7350। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई नई बात नहीं है, सिर्फ हम इसे समझा देते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और यहाँ पे इस डेटा को कंसीडर करना है। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए सप्लाई भी दिया हुआ है, 3 डेस्टिनेशन है जहाँ आउटलेट्स हैं जहाँ पे ये पहुँचाया जाता है, डेस्टिनेशन 1 2 3 और फैक्ट्री है ABC। डिमांड भी दिया हुआ है, सप्लाई भी दिया हुआ है। डिमांड और सप्लाई अगर मैच नहीं करेंगे, ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिएगा 80 + 10 + 15 ये आ गया 105 और ये हो जाएगा इधर 75 + 21 25 + 21 45, यानी कि 40 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन देखिएगा कॉलम में यहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाते समय यहाँ भी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कोई स्पेशल मेथड नहीं बोला हुआ है क्वेश्चन, तो हम क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन भी आप वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है डेस्टिनेशन 1 D1 D2 D3 और ये दिया हुआ है ABC और यहाँ एक डमी रो क्रिएट करेंगे, डमी प्लांट क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन ये देखिएगा, यहाँ सप्लाई हो गई 10
80 और 15, और यहाँ जो डिमांड दी गई है, डिमांड है यहाँ पे 75, 20, 50, और ये आ जा रहा है 145, और ये आ जा रहा है 105, यहाँ 40 रखेंगे। अब ये ठीक हो गया, ये 40 प्लस 50 145। यहाँ डमी का ये 45 क्रिएट करना था हमें, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इसकी कॉस्ट कितनी दी गई है? इसकी कॉस्ट दी गई है 5, यहाँ कॉस्ट दी गई है 1, यहाँ पे कॉस्ट दी गई है 7, 6, 4, 6, 4, 6, और यहाँ पे 3, 2, 5। डमी के लिए, कॉस्ट के लिए देखिएगा क्वेश्चन में नीचे लिखा गया है, सिंस देयर इज नॉट एनफ सप्लाई सम ऑफ द डिमांड एट द 3 डेस्टिनेशन में नॉट बी सेटिस्फाइड। कुछ डिमांड ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने डमी फैक्ट्री लगा दी। हमने यहाँ पे ए बी सी 3 फैक्ट्री थी, एक डमी फैक्ट्री लगा दी, ये भी प्रोडक्शन करेगा 40 का, और प्रॉब्लम को बैलेंस कर दिया। फॉर द अनसेटिस्फाइड डिमांड, लेकिन ये डमी वाला तो सिर्फ सवाल लगाने के लिए ना, एक्चुअल में फैक्ट्री नहीं है वो, तो उसके लिए हमारा लेट द पेनल्टी कॉस्ट बी ₹1, 2, 3 फॉर डेस्टिनेशन 1, 2, 3, और इसके लिए 1, 2, 3 पेनल्टी कॉस्ट है, यानी इसकी भी कॉस्ट हमें पता चल गई। 1, 2, 3 वो पेनल्टी कॉस्ट है, तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3 डमी का कॉस्ट रख दिया। अगर ये पेनल्टी कॉस्ट नहीं दिया होता तो ये कॉस्ट हम 0, 0, 0 लेते, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का अब वही पुराना तरीका, डिफरेंस निकालेंगे, एलोकेशन करेंगे, ऑप्टिमल टेस्ट करेंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। यानी कि इस क्वेश्चन में अब इसके अलावा कोई नई बात नहीं है, तो इसके आगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो बात थी कि डमी रो यहाँ क्रिएट करना था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डमी कॉलम क्रिएट किया था, और यहाँ पे डमी रो क्रिएट किया गया। और डमी रो की कॉस्ट, पिछली बार आपने वहाँ कॉस्ट 0, 0, 0 लिया था, क्योंकि कॉस्ट दी नहीं गई थी। यहाँ पे कॉस्ट दी गई है कि इसकी भी पेनल्टी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट रख दिए। बाकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसे सॉल्व होता है आप वैसे ही सॉल्व करिए, डिफरेंस निकालिए, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करिए, आपका काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हमने कंप्लीट किया। अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।